गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास में आप लोगों को स्लाइड से देख के पता चल गया होगा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे बिहार स्टेट में जितना भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से 2023 तो 2023 में जो आया हुआ है सारा को सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 2024 का जितना भी क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू, वो सारा कंप्लीट हो गया, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। आज देखेंगे 6 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में जो आया हुआ क्वेश्चन उसका देखेंगे। चलिए, तो जिसमें से मैथ आएगा, रीजनिंग, ईवीएस, जीके, इससे 20 क्वेश्चन रहेगा। जो पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 1 या पेपर 2 दोनों देते हैं, दोनों के लिए काम करेगा। शिक्षण कला दक्षता इसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो ये वाला सारा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में आप सबसे पहले तो मैथ्स रीजनिंग से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम यात्रा है। पूछा गया शिक्षण अधिगम यात्रा है किसका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। पूछा गया है ठोस से अमूर्त की ओर जाने का, सरल से कठिन ओर जाने का, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या सभी। अब बताना है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का यात्रा क्या है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा। क्यों? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि ठोस से अमूर्त क्या होता है। देखिए, आपको ओवरऑल इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, ताकि आपको नॉलेज पता रहेगा, ताकि पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं ठोस से अमूर्त क्या होता है। इसमें से क्या होता है ना, बच्चों को जैसे उदाहरण उदाहरण जो है, उदाहरण देके जो पढ़ाते हैं आप लोग, उदाहरण देके जो पढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों को जब उदाहरण देके पढ़ाइएगा तो बच्चों क्या, जैसे मान लो हम जियोग्राफी पाए, जियोग्राफी पढ़ाएँ, तो जियोग्राफी पढ़ाने के दौरान बच्चे को उदाहरण दिया, तो बच्चे क्या खुद से अब क्या करेगा, उसको मैप में सर्च करेगा, या उसको बुक में खोजेगा, या उनको अलग-अलग पहाड़, जैसे हम मैप में जियोग्राफी के बारे में कुछ पढ़ा दें कि ये होता है, तो बच्चे क्या खुद से खोजेगा मैपिंग में पहाड़, नदी, झील आदि। तो ये होता है अब ठोस से अमूर्त की ओर, मतलब खुद से करने के लिए। एक होता है सरल से कठिन। तो सरल से कठिन क्या होता है, इसमें सबसे पहले बच्चों को क्या, इजी मतलब ए, बी, सी, डी पढ़ा दिए, इजी। तो आप इससे बनाना सीखेंगे RAM, राम क्या था, तो यही होता है कि मतलब इजी उसको सिखाना है। ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो बच्चा पहले से जान रहा है उसको अवगत करवाएंगे तब, जैसे कि बताएंगे कि जैसा रोटी कैसे बनता है, रोटी कैसे बनता है, तो बच्चों को उसको पता ही होगा। हाँ, खेत में क्या था, गेहूँ उगाया जाता है, गेहूँ उगाने के दौरान फिर उसको कटाई किया जाता है, फिर उसके बाद मशीन में ले जाकर फिर सही होता है, तब फिर रोटी बनता है। तो इस तरह होता है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन, छात्र द्वितीयक है, बताना है न्याकोश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, या प्रगतिशील शिक्षण में। चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा छात्र द्वितीयक हो जाएगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश शिक्षण में। तो निरंकुश शिक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि टीचर एक्टिव रहता है, तो इसमें याद रखेंगे टीचर, टीचर क्या रहता है, टीचर टीचर एक्टिव रहेगा। वो क्या करेगा, लेक्चर देगा, प्रदर्शन करेगा, एक्टिविटी दिखाएगा, और स्टूडेंट को क्या काम है इसमें, स्टूडेंट क्या करेगा, शांत बैठा हुआ रहेगा, बस उसको टीचर जो है उनकी एक्टिविटी को देखेगा, उनको सुनेगा। तो ये याद रखिएगा, बस ये होगा निरंकुश शिक्षण में। तो द्वितीयक स्वरूप माना जाता है, प्रथम स्वरूप माना जाएगा टीचर का फर्स्ट में, और द्वितीय में यह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः अधिगम है, ज्ञान से स्वयं प्रयास करना, शिक्षण का प्रयास, परिवार का प्रयास, या समाज का प्रयास। तो स्वतः शिक्षण तो इजी है, स्वतः मतलब बच्चा खुद से करके सीखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आसान आसान क्वेश्चन आया था, सारा पीवाई का क्वेश्चन है। अगला है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने का प्रयोग होता है, क्या होता है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, या क्रिया विशेषण। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने का क्या उद्देश्य होगा, ये पूछा गया। तो ये होता है एक प्रकार का क्रिया, तो एक प्रकार का क्रिया होता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है एक प्रकार का क्रिया। इसमें क्या होता है कि जो भी अपना सीखी अनुभव है उनको क्या करना, अपना वर्णन करना। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चों को उसमें उसके पढ़ने में रुचि बढ़ता है। तो ये सब एक्टिविटी जो होता है इसी में आता है, क्रिया के अंतर्गत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ब्लूम टेक्सोनोमी बार-बार पूछा जाता है, तो ज़रूर इसको बना लीजिएगा। अगला है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना। देखिए उसको आलोचना क्या था? न्यूनतम है, आवश्यक है, व्यापक रूप से क्रिया पदानुक्रम है, शिक्षण दर्शन रीढ़ नहीं है, उपरोक्त में से सभी। अब बताइए क्या सही होगा? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम स्तर अनावश्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कितना 6 सिद्धांत दिया था। कौन-कौन से सिद्धांत दिया था? तो ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये बार-बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे बच्चा पहले क्या होता है, बच्चा में सबसे पहले ज्ञान का निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चा में ज्ञान का निर्माण हो, जैसे ज्ञान का निर्माण होता है, वो क्या करेगा, उसका अनुप्रयोग करने लगेगा।
तो ज्ञान का निर्माण के बाद क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। अनुप्रयोग के बाद क्या करेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा। तो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के दौरान क्या होगा, जब एक्टिविटी उसका विश्लेषण होगा तो फिर उसका क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। तो संश्लेषण फिर करने लगा। संश्लेषण जैसे होगा बच्चा, तो उसके बाद क्या होगा, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे ज्ञान के बाद उसका बच्चा का समझ विकसित होगा। यहाँ पे समझ होगा, एगो छूट गया है। तो समझ विकसित होगा, लास्ट में होगा मूल्यांकन, ठीक है। लास्ट में होगा, तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो ये याद रखिएगा। देखिए, आगमन विधि है किसका, शिक्षक केंद्रित, पाठ केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यालय केंद्रित। तो बताना आगमन विधि क्या है। तो आगमन, आगमन मतलब क्या था, उदाहरण। उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। तो आगमन विधि क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा शिक्षार्थी केंद्रित। तो क्या हो जाएगा, यह शिक्षार्थी केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित। अब बोलेंगे आगमन विधि दिया कौन, तो याद रखें अरस्तु। तो अरस्तु के द्वारा आगमन विधि दिया गया था। और निगमन विधि भी होता है एक, निगमन। तो निगमन विधि होता है, ये भी अरस्तु के द्वारा दिया गया। तो दोनों याद रखिएगा, अरस्तु के द्वारा कौन कौन विधि दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, आगमन विधि की त्रुटि की है, कौन कहता है, अधिक समय लेता है इसीलिए, तत्काल समाधान के लिए, अवस्था उत्पन्न करता है या शिक्षक अप्रभावी होता है। तो आगमन विधि की त्रुटि क्या है, त्रुटि मतलब गलतियां क्या है, ये गलती है। ऑप्शन में ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है। क्यों, क्योंकि देखिए अब मान लो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप मान ले पढ़ा रहे हैं बेलन, बेलन के बारे में पढ़ा रहे हैं, मैथ का कोई टॉपिक बेलन, तो इसके बारे में पढ़ा, तो क्या करें आप एग्जाम्पल दीजिएगा। एग्जाम्पल देने में क्या ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए अधिक समय लेता है, इसीलिए इसको त्रुटि है इसमें। अब अगला है निगमन विधि, जिसमें से कहा था हम नियम से, इसमें क्या है, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। उदाहरण की ओर चलिए, एक ही साथ सभी को शिक्षक, सभी विषयों को प्रयोग का संभव, उच्च स्तर का शिक्षण, उपरोक्त में सभी, बताइए। निगमन, निगमन मतलब नियम। तो नियम से क्या कर सकते हैं हम, एक ही बार में क्या कर, सारा का सारा बच्चा को एक बार में पढ़ा सकते हैं। एक ही साथ शिक्षण, सभी शिक्षण, उच्च शिक्षण, सारा का सारा के लिए ये काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, शिक्षक के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, शिक्षार्थी के लिए या सभी। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के लिए। याद रखिएगा, शिक्षक के लिए। तो पाठ योजना मतलब लेसन प्लान जो है, आप बीएड जो किए होंगे तो क्या होता है, आप लेसन प्लान बना के जाते होंगे, ठीक है, आपको याद भी होगा। तो लेसन प्लान होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षक के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है शिक्षक मतलब कि बनाने के लिए क्या, आप लेसन तैयार कीजिएगा, आप फिर उसमें जो भी एक्टिविटी है उसको पहले से रेडी करके रखिएगा, फिर बच्चों को जो पढ़ाइएगा, फिर बाद में जो वहाँ से जो एक्टिविटी की फिर उसको कॉपी करना, नोट करना। तो यही होता है इसके अंदर में। चलिए, अगला है, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अव्यय है, मेरियल मॉडल, गिरनो मॉडल, एनडीओ मॉडल या कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो ये ग्रेगियो मॉडल के संबंधित है। तो ये दिया था ग्रेगियो मॉडल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशल का उपयोग किया जाता है, चैम्पर्ट कौशल, खोजपूर्ण कौशल, ए आर बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो रहा है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में छोटे छोटे शिक्षण कितना होता है, ये 5 से 10 मिनट के होता है, 5 से 10 मिनट सूक्ष्म शिक्षण। तो इसमें से दोनों को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चैम्पर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और खोजपूर्ण एक्टिविटी दोनों करते हैं, ठीक है। 5 से 10, और ये किसके लिए, शिक्षक ज़्यादा, इसमें शिक्षक का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक को क्या था, एक्टिविटी करना पड़ता है सूक्ष्म शिक्षण। चलिए अगला, अनुदेशन एवं शिक्षण के परंपरा समानता है। तो इन दोनों के बीच में समानता क्या है, दोनों छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में पृष्ठ पोषण, पुनर्बल, वास्तु विश्लेषण पर बल दिया जाता है। ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अनुदेशन में शिक्षण में परस्पर समानता क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और बताइए। चलिए, सही आंसर हो जाएगा, दोनों में क्या है, पृष्ठ पोषण और पुनर्बल का विश्लेषण पे दोनों किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। पहला है, यह शिक्षण प्रशिक्षण की अवधारणा है। नेक्स्ट है, यह शिक्षण आत्मविश्वास को कम करता है। यह रचनात्मक मतलब पोषण को प्रदान करता है। और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाइए। चलिए, तो हम लोग सही कहेगा, यह कहेगा बच्चों में आत्मविश्वास को क्या कहता है, कम करता है। तो ये गलत अवधारणा है। देखिए ना, पूछा ना यहाँ पे गलत पूछा है। तो क्या कहता है, बच्चों को, शिक्षार्थी को क्या, आत्मविश्वास को कम करता है। तो ये गलत है, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है पहले बता देते हैं कि मतलब यहाँ पे टीचर लोग, बहुत सारा टीचर बैठा हुआ रहता है, यहाँ पे टीचर कहीं कहीं स्टूडेंट भी बैठा हुआ रहता है, और टीचर को ही एक लेसन प्लान दिया जाता है। लेसन प्लान दिया जाता है, और ये 5 से 10 मिनट के लिए होता है, 5 से 10 मिनट के लिए। और उनको बोला जाता है कि आप एक्टिविटी दिखाएँ। तो जैसे दिखाया जाता है, लेसन मतलब एक्टिविटी करेगा, उसमें क्या करा, उनको फिर से बोला हाँ ठीक है, अच्छा किए, गलती किए,
फीडबैक दिया जाता है, फिर से उसको बोलता है ठीक है ये गलती हो गया, आप फिर से लेसन प्लान बनाइए, फिर से कीजिए, तो इसमें क्या होता है उसको सुधार करवाना चाहता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कक्षा के अंदर बालक को अधिगम में सार्वधिक प्रभाव या दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मानवीय वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, ऑप्शन में कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही आंसर, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग सही आंसर चलेंगे, तो क्या है कक्षा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर कक्षा के अंदर मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आप लोग देखे होंगे कि बच्चे लोगों को अलग से क्या कहता है, मतलब अलग से क्या कहते हैं, घर का जो पेरेंट है या मम्मी पापा जो रहते हैं क्या कहते हैं, अलग से टीचर बुलाए जाते हैं, और टीचर बुला के कहते हैं बच्चों को अंदर में घर के अंदर ही क्लासरूम या क्लास प्रोवाइड करवाया जाता है, क्यों, उनके लिए ज़्यादा योगदान हासिल होगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षण का मूल्य सिद्धांत क्या है? इनमें हर बच्चों को शामिल करना, समावेशी विविधता को महत्व देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एकदम बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें हर बच्चों को शामिल करना है, और समावेशन मतलब आप इसमें कोई भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कीजिए, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे बच्चे में एक्टिविटी मतलब उसकी बुद्धिमत्ता कम हो, तकनीक स्तर सीखने की योग्यता उस पे कम हो, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आप बच्चों को क्या है बिना भेदभाव, बिना रहित, बिना मतलब कि दबाव दिए आपको नियंत्रणपूर्ण वातावरण बनाएँ, आपको एकदम सभी को बराबर उसको शिक्षा देना, यही होता है। पाठ्य मतलब पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ, तो पुस्तकालय के बारे में पूछा गया। ढेर सारी किताब रखी होती हैं, ढेर सारे खिलौने, ढेर सारे कपड़े, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये तो ईज़ी है। तो आपका लाइब्रेरी में क्या रहता है? बहुत सारे मतलब कि खिलौने बोल रहे हैं, पुस्तकें रखी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा पुस्तकालय का प्रकार नहीं है? तो पुस्तक का, यहाँ पूछा है पुस्तक का प्रकार नहीं है। सामान्य पत्र पुस्तक, संदर्भ है, ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा? तो इसमें पूछा गया पुस्तक का प्रकार नहीं है। चलिए, तो सही आंसर भी हम लोग बनेंगे, तो क्या हो जाएगा संदर्भ पुस्तक, तो ये हो जाएगा पुस्तक का प्रकार। अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन-सा एक पुस्तक का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में ज़िक्र किया, तो हो जाएगा संदर्भ में पाठ्य पुस्तक। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा परामर्श, परामर्श दिया जाता है। तो संदर्भ पाठ्य पुस्तक एक प्रकार का परामर्श, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, सिर्फ परामर्श और निर्देश देने के लिए किया जाता है, ये संदर्भ पुस्तक। अगला है 18, निम्नलिखित में से कौन-सा गुण शिक्षकों को नहीं है? तो शिक्षकों का गुण नहीं होना चाहिए। सहानुभूति, संचार, रचनात्मक या ईर्ष्या। तो शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए, बताइए, क्या होना चाहिए? ये ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, सहानुभूति तो होना चाहिए, संचार, रचनात्मक ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तित्व गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो बताएँ ना शिक्षक के लिए कौन-सा व्यक्तित्व गुण प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्या, तो संवेदनशीलता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवेदनशीलता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करना और उनकी मदद करना, ऑप्शन नंबर डी। बताइए शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो ये तो आसानी है, तो क्या होगा सही आंसर इसका, छात्रों का स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, तो ये होता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि आप खुद से एक्टिविटी कर करके बच्चा क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट 21, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी, मूल्यांकन मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जाँच या मापन। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं बताइए आप लोग? इतना पढ़ चुके तो आप लोगों को आइडिया हो गई। तो क्या संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ये संबंधित है संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया, मतलब कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में क्या-क्या योगदान, क्या है, बच्चों का क्या एक्टिविटी है, सारा चीज़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। देखिए मूल्यांकन से 4 क्वेश्चन आया है, पूछा नहीं है। पहला है निर्धारण मापी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाँच सूची या संचार रिकॉर्ड। मूल्यांकन में आप क्या नहीं कीजिएगा बताइए? तो क्या करेंगे हम उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका अंतर में नहीं आता है, ठीक है? मूल्यांकन में क्या कर सकते हैं हम, उनका अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है? अवलोकन कर सकते हैं, ये करते हैं। साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार का मतलब क्या है? इंटरव्यू, तो इंटरव्यू ले सकते हैं, उसका परीक्षण ले सकते हैं। तो ये सब हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? अभिलेखन कर सकते हैं, छात्र का जो निर्मित वस्तुएँ हैं उसमें क्या सीख रहा है, उससे प्रश्न कर सकते हैं, उसको मापने का तरीका कर सकते हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं, पर ऑप्शन नंबर बी नहीं कर सकते हैं। चलिए, पोर्टफोलियो आप लोग पढ़े होंगे, पोर्टफोलियो क्या होता है? एक बड़ा-सा फाइल रहता है, उसमें से बच्चा का सारा एक्टिविटी लिखा हुआ रहता है। छात्रों का काम का संग्रह समय अवधि रहता है, छात्रों का अंक का समय अवधि रहता है, छात्रों का ग्रेड का संग्रह अवधि रहता है, सभी रहता है। अब जस्ट बता ही दिए तो आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा, चलिए बताइए?
तो क्या रहता है, छात्रों का काम का संग्रह का समय अवधि। तो क्या रहता है, जो भी काम एक्टिविटी करता है, जो भी बच्चे उससे सीखा है, उनकी प्रगति क्या है, उनके कौशल मतलब कौशल की जो उपलब्धियाँ क्या हैं, क्या-क्या क्षेत्र में कितना हासिल किया, तो ये सारा चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, खेल-कूद का प्रयोजन है। तो खेल-कूद में क्या प्रयोजन है? शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, दोनों होता है, इनमें से कौन? तो बताइए खेल-कूद में क्या होता है? ये तो बता दीजिएगा। बच्चों का खेल-कूद से उनका शारीरिक का विकास होता है, साथ ही साथ नैतिक का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अगला पूछा है, मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्नलिखित में ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का विकास अपनी भूमिका निभाता है। तो पाठ्यचर्या विकास में भूमिका निभाता है छात्र का संवेदनशीलता, छात्र की खुशी, छात्र की प्रवृत्ति, छात्र की जरूरत। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह पूछा गया है। चलिए, तो छात्रों की जो जो जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्र की जरूरत जो होता है ये सारा चीज निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की विशेषता रूढ़िवादी है, अवैज्ञानिक है, खुला है या स्थिर है? बताइए भारतीय समाज की विशेषता, आपको पता ही होगा भारत का समाज कैसा स्थिति है। चलिए, भारतीय समाज के एक प्रकार स्तरीय है, लेवल में चलती है, तो एक प्रकार स्तरीय मतलब ये लेवल बाय लेवल चलती है, ठीक है। जैसा-जैसा पीढ़ी आते जाता है उस हिसाब से वह परिवर्तन होते जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो भूलने का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीका, उपरोक्त में से देखिए। वीडियो फास्ट हो रही है तो वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर देखिएगा। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है, यदि आप टोटल लगा के जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इतना हम श्योर करके देते हैं, 100% श्योर बोल दे रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में 120 120 से कोई नहीं रोक सकता आपको। 120 क्वेश्चन से आपको कोई नहीं रोकता है। आप यदि सारा पीओ क्वेश्चन लगा के जाते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद करने की इच्छा। तो सही आंसर याद करने की इच्छा, भूलने का कारण नहीं है, तो ये वाला कारण नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन-सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? प्रभावित नहीं करने वाला पूछा गया है। बुद्धि, तत्परता, रुचि और उद्देश्य। तो बताइए कौन प्रभावित नहीं करता है? तो आपका यदि उद्देश्य को निर्धारण करते हैं तो ये प्रभावित नहीं करता, बाकी ये प्रभावित ये सब करता है। अगला क्वेश्चन, श्रम दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रम, इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रदान करती है, क्या होगा सही जवाब? तो क्या होगा सही जवाब? बहुसंवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुसंवेदी। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 30, इससे हम लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैथ ईवीएस करेंगे। डायस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जोड़, घटाव, पूर्वोक्त में से कोई नहीं। तो जोड़ मतलब डायस ब्लॉक के किस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? चलिए, तो सही आंसर होगा जोड़ में भी कर सकते हैं, घटाव में कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, बोर्ड टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें क्या था, रंगीन प्लास्टिक का लकड़ी का बोर्ड रहता है, जिसको इस्तेमाल करके हमको नंबर को दिखाने में करते हैं। तो क्या कहते हैं, नंबर नंबर को दिखाने के लिए, ताकि बच्चे इसे ज़्यादा सीखें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखिए 30 जो रहता है, ये शिक्षण कला से होता है, तो शिक्षण कला वाला हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे जो मैथ, रीजनिंग, ईवीएस और जीके से क्वेश्चन आता है, उससे 20 क्वेश्चन आता है। आसान-आसान है। लाला लाजपत राय ने किसे नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत नाम को किस नाम से जाना जाता है? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर या शेरे पंजाब? तो बताइए किसके नाम से उन्हें जाना? लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं? ये कहाँ के थे? पंजाब के, तो इसे ये ऑप्शन नंबर डी, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में जान जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले पंजाब का जो है, इसी के द्वारा नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया था 1948 में। तो ये याद रखें 1948 में इनके द्वारा किया गया। देखिए 48 बोलते हैं, 1994 1894। तो क्या होगा 1900 नहीं 1894 पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना किए थे। देखिए लाला लाजपत राय क्या था, भारत में एक साइमन कमीशन आया था, आपको याद होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आया था, उसी के विरोध में लाला लाजपत राय विरोध में आते हैं। विरोध में आने के दौरान क्या होता है, इसको क्या कहता है, विरोध को रोकने के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ पे क्या होता है, साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हैं। परंतु क्या होता है, पुलिस के भीड़ में उसको क्या कहता है, लाठी पे सिर से मतलब सिर पे लाठी से मार कर दिया जाता है, जिसके कारण सिर में चोट लगने का क्या हो जाता है, वहीं पे मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाता है, बहुत तरह के लंबा आंदोलन, इसी के दौरान साइमन कमीशन के द्वारा बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और साइमन कमीशन कब आता है, तो याद रखें 3 फरवरी 1928। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मानसून को भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताना भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून, ये में बना देते हैं, इधर होता है पूरब,
इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, और इधर होता है दक्षिण। तो आपको बताना है किधर ज़्यादा वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून या पूर्वी एशिया मानसून, बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम, आपको भारत का मैप तो याद ही होगा। देखिए, उत्तर से दक्षिण के जो होता है नॉर्थ, ये कितना होता है 8 डिग्री नॉर्थ से लेके कितना होता है 35 डिग्री नॉर्थ। तो ये वाला क्षेत्र में जो होता है, ये वाला क्षेत्र में अक्षांश के बीच में सबसे ज़्यादा, ये अक्षांश है, ठीक है, इतना के बीच में जो होता है वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनती है। और सबसे पहले जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है कब, जून से लेकर सितंबर। तो ये रखिएगा जून से लेकर सितंबर। तो जून से सितंबर वाला जो मंथ रहता है, इसी के दौरान क्या कहता है, ये मानसून आती है। उसके बाद फिर अक्टूबर दिसंबर में धीरे 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 क्या कहता है उत्तर पूर्वी वाले तरफ में चले जाते थे। ये फिर बाद में क्या उत्तर पूर्व की ओर फिर वापस चले जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कौन सा देश में है, चीन, यूएसए, भारत या ब्राजील। तो सबसे अधिक इंटरनेट चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाइना। तो चीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वपल्लीय दल साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा, रामवृक्ष मैनपुरी, फनी मुकुट या राजेंद्र प्रसाद, बताइए किसके। सबसे पहले सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो सही हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार में जो होता है साइमन कमीशन, अभी जस्ट बताया था, इसका विरोध लाला लाजपत राय जी करते थे। ठीक है, 1928 में भारत में आता है। तो उसी का विरोध में अनुग्रह नारायण सिंह करते थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब फनी मुकुट, ये फनी मतलब अनिस्वार रेणु, ये कौन था, ये महिला आंचल, आपको याद होगा, महिला आंचल बुक लिखी थी, महिला आंचल। ठीक है, तो ये महिला आंचल बुक लिखा गया था, ये भी याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। इसमें बोलता है CERTC मतलब कि हाल ही अनुसूचित के अनुसार साइबर घटनाओं को पता लगाने के बाद रिपोर्ट तय करने के समय। तो मतलब कि जैसे कि किसी का मतलब साइबर घटना कुछ हो गया, तो उसका रिपोर्ट अचानक तुरंत प्रकाशित करने में कितना जल्दी वो कर देता है, 2 दिन में करता है, 1 दिन में, 12 घंटे या 6 घंटे। तो कितना जल्दी वो प्रकाशित कर देता है रिपोर्ट, जो भी है रिजल्ट देता है। तो 6 घंटे में वो सारा सारा एक्टिविटी जांच लेता है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषण कहते हैं। तो द्वितीयक वायु प्रदूषण ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो द्वितीयक बोलेगा तो ओजोन, याद रखिएगा, द्वितीयक बोलेगा तो ओजोन। आप जानते हैं प्राथमिक कौन कौन होता है, जैसे प्राथमिक यहाँ लिख देते हैं हम, याद रखिएगा, इससे पूछा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक होता है और द्वितीयक इधर लिखता है। प्राथमिक जैसे DDT होता है, प्राथमिक में आता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO कार्बन होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर NO2 होता है, NO2 होता है, उसके बाद PM होता है। तो ये सब जो होता है प्राथमिक स्रोत में आता है। अब बोलेगा द्वितीयक में, अब द्वितीयक बोल देगा तो द्वितीयक भी याद रखना, जैसे PAN। तो ये सब नाम है, तो नाम याद रखना, O3 ओजोन, फिर उसका SO3, फिर उसके बाद H2SO4। तो ये सब याद रखिएगा, और H2S2, H2 और O2, तो ये सब द्वितीयक में आता है। तो याद रख लीजिएगा अक्सर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 37। ठोस कचरों को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, इसके लिए बहुत सी जगह आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दे का कारण बन सकता है। तो बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर का यह होता है कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहता है, कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की है। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, जलाने से CO2, CO, SO2, NO2 आदि गैस लिख लेंगे, जो क्या कहते हैं हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 38। क्यों लगा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोग को अपने घर किस प्रकार, तो उनका घर किस प्रकार का होना चाहिए, बांस के होना चाहिए, बांस के खंबे टालों पे होने चाहिए, मिट्टी के फूस के बने होना चाहिए, सपाट छड़ वाले होने चाहिए। बताइए वो लोग कैसे घर बनाते हैं। तो बांस के खंबे पे टालू वाले होने, तो बांस के जो खंबे हैं उनका क्या तालू वाले होने, क्यों, क्योंकि वहाँ असम में सबसे ज्यादा क्या होता है वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है पानी का क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाता है, लेवल पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए। अगला है, निम्नलिखित देशों में से अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी CO2 उत्सर्जन का जिम्मेवार, तो CO2 कौन उत्सर्जित करते हैं, USA, चीन, ये भी दोनों या ब्राजील। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा USA। सही आंसर ऑप्शन नंबर USA। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा USA। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं, तटीय क्षेत्र, धारा, कच्चा रण, हिमालय। तो बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
धार, तो यार धार नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। कच्छ के रन, तो कच्छ वाला रन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला हो जाएगा सही आंसर। कच्छ के रन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कच्छ के रन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक आयत की लंबाई दिया 12, चौड़ाई दिया 11, तो उसका क्षेत्रफल तो क्या होगा? क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होगा। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपका 6 जो हुआ था 6 सितंबर का 2023 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 2000 जो था 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, 6 सितंबर 2023, 4 सितंबर वाला में। चलिए तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 गुना 11 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 गुना 11 कीजिए कितना है? 132। कहाँ 132? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 10 साल के 2 वर्ष के लिए से, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चक्रवृद्धि 2% बोला है, तो आपको बताते हैं 2% मतलब 2/100। हम शॉर्ट में बता देते हैं, बाद में यदि जिसको नहीं समझ में आता तो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए। तो ये हो जाएगा 50 से लेके हो जाएगा 51। एक बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, पूछा गया वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 50 से 51। क्यों 2 बार किए? क्योंकि 2 साल बोला है। ठीक है, 50 कितना होता है? 2500। ये हो जाएगा 2500। 51 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 51 गुना 51 करना पड़ेगा। चलिए तो 51 और 51 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 5, फिर करेंगे 5 और 25 कितना हो जाएगा? 1 5 5 0, 25 एक 26, तो कितना हो जाएगा? 2601। तो 2600 हो जाएगा 1। कितना हो गया? अब देखिए इसका मान मेरा दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है? ये वाला 1000 रुपया, ये वाला दिया है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको काटेगा, इसको काटेगा, ये काटेगा। हमको निकालना है 2601। ठीक है, अच्छा हमको निकालना क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर। तो ये दोनों के बीच का अंतर लिख लेगा 101, तो ये अंतर लिख लेगा 101। अब हमको क्या करना है? 101 जो आएगा ये वाला वैल्यू से उसको गुना कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको गुना करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो जो आएगा 2600 इतना गुना 101 बटे जो आएगा आपका जाएगा 2500। तो ये वाला को इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 40.4। ठीक है, और एक मेथड, 2 मेथड बता देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मूलधन दिया है, मिश्रण जो भी दिया है, तो उसका 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था 2 + 2 पहला दूसरा, फिर जो भी होता है प्लस माइनस होता है यहाँ पे, तो प्लस माइनस होता है, फिर 2 गुना 2/100 ऐसा कीजिएगा। फॉर्मूला आपको पता है ना, ये वाला a + b प्लस माइनस a इंटू b/100, ये एक तो फॉर्मूला आपको याद होगा। इसमें पुट कीजिएगा तो इसको निकालिएगा तो 4.04 लिख लेगा, ये प्रतिशत पहला निकला 1 मीटर। ठीक है, फिर जो ये वैल्यू आता है फिर वो क्या कहना है, जो आपका चक्रवृद्धि 1000 रुपया है, 1000 रुपया का 4.04 का फिर बटे इसको नीचे उठाइएगा 2 जीरो आएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 40.4, तो 40.4 ये आया। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1000 रुपये निकालना बोला है ना, तो 1000, तो आप दोनों जो मेथड यूज कर सकते हैं, या ये वाला यूज कर लीजिए जो भी आसान लगे, इसको यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आएगा तो ऑप्शन नंबर 40.4 आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 10 अंश में 4 का 1000, तो देखिए 4 2 का इतना से भाग 1 2 3 4, तो इसको भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा 1 2 3 4, एक वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो या 4 2 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 0, तो ये फर्स्ट सेकंड था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जाती है, फिर 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर घंटा से जाती है, तो औसत बताना है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको औसत के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहला दूरी 40 की दर से जाता है और दूसरा इतना है, तो औसत का फॉर्मूला याद करेंगे। टोटल दूरी है तो पहला 60 जा रहा है और दूसरा 50 जा रहा है। यहाँ है पहला दूरी ये है और दूसरा दूरी ये है, दोनों जोड़िएगा तो कितना 110। अब चालों का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो मेरे देखिए पहला दूरी बटे समय पहले लिखेंगे, जो ऊपर 110 तो लिखेंगे लेंगे। अब पहला बोलता है 60/40, तो पहला दूरी 60/40 की दर से, फिर दूसरा बोलता है 50 किलोमीटर 30 की दर से, तो 50 मिनट दूरी 30 की दर से। अब इसको सॉल्व करना है, जितना जल्दी आपको सॉल्व कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। देखें 110 अपने जगह पे रहेगा, तो 110 को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको नीचे जब दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 120 आएगा। ठीक है, तो 4 और 30 का एलसीएम लेगा 120, इसको करेगा तो 6 18 180, फिर इसको इसको जब एलसीएम कीजिएगा तो 4 4 5 20 200 कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो 18 तो हो जाएगा कितना 300, 2 से 1 300, 380 बटे 120 ये आएगा। एक जीरो कटेगा। अब फिर इसको काट सकते हैं 19 बार में और इसको काटेगा 6 बार में। अब 6 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 1 1 0 बटे नीचे आएगा, नीचे जो 19 रहेगा और 6 जो है ऊपर चला जाएगा। आपको पहले पता ही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ये वाला। ठीक है।
तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 32.2/19 ये वाला इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है, बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए सी का मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पता होगा A/B का मान दिया है 7:9, B/C, B/C का मान दिया है 3:5। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है, पहले A/पुट करेंगे तो 7:9, A/B पुट के A/B, ठीक है, और फिर इसी का B/C, तो जो वाला वैल्यू है इसको B मतलब कि 3:5, इसी सामने सामने पुट करेंगे। और देखिए यहाँ के बगल में कुछ नहीं है तो इसको ना बैठाएंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसको 3, सेम जो है अपना रिप्लेस पहले वैल्यू ये कर लेगा। तो 7×21, 9×27 और 9×5 = 45। इसमें बोला हमको A और C, तो A B और ये वाला हो जाएगा अनुपात C। तो हमको A और C के लिखना, तो A अनुपात C लिखना है। तो A का मान मेरा 21 आया तो 21 लिखेंगे, C का मान मेरा कितना 45 लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, कितना मान मेरा है 3×7=21, 3×3 3×5=15 और कटेगा 7:15 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है सोमवार, अप्रैल और शुक्रवार, तो नेक्स्ट क्या होगा बताइए, इसमें क्या आ जाएगा। तो देखिए सोमवार से हम जाएंगे शुक्रवार, तो सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मतलब 4 बार रहा। तो अप्रैल में भी 4 बार आएंगे, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, ये हो जाएगा आपका अगस्त, ठीक है। तो उसी तरह करके 4 इंक्रीज करेंगे तो आपका हो जाएगा अगस्त। नेक्स्ट देखिए, वह शब्द चुनिए जो समूह को अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है, गुर्दा, फेफड़ा, दिल या कान, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए, गुर्दा अंदरी, ये सब जो है आंतरिक बात होता है, तो आंतरिक मतलब अंदर की ओर, तो गुर्दा अंदर में रहता है, फेफड़ा अंदर में रहता है, दिल भी अंदर में रहता है, और कान जो होता है आपका बाह्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बाह्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक निश्चित कोण में बेड को इतना लिखा जाता है, तो इस सेट को ये लिखा जाता है, तो अगला लाइक को क्या लिखते हैं। देखिए BAD, बेड को हम क्या लिखते हैं YZW, फिर लिखते हैं SAID, सेड, सेड को क्या लिखते हैं HZRW। अगला देख लेते हैं लाइफ, लाइफ को हम क्या लिखेंगे, लाइफ के लिए क्या लिख सकते हैं। देखिए डी का अपोजिट कौन है जेड, ए का अपोजिट कौन है जे, और बी का अपोजिट वाई, और डी का अपोजिट कौन है डब्ल्यू, सारा सारा अपोजिट है, आपको आप समझ में आ गया होगा अपोजिट। तो उसी तरह एल, एल का अपोजिट क्या होता है अरे, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट, आई का अपोजिट आर, तो इंडियन रेलवे। एफ का आता है एफ यू, तो यू हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या था भी, ई के बाद भी, तो ORUV, तो ORUV कहीं पे है देखें, ORUV, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछा गया है 60, 30, 120, 15 और 240, तो बताइए कैसे होगा। कुछ नहीं है, देखिए 60 है तो 60 गुना 20, तो क्या 200 गुना कीजिएगा, 60 गुना 2 120, फिर 12 गुना 2 12 दूनी 40, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार ऊपर ऊपर जाएगा, 6 गुना क्या हो जाएगा, देखिए आप देखिए इसमें तो गुना होकर आया, अब इसका देखिए ऊपर वाला में क्या हो जाएगा भाग, इसका भाग करेंगे, नीचे में गुना उसका भाग, तो कितना भाग कीजिएगा 30, फिर इसका भाग कीजिएगा कितना 15, मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो 15, अब 15 के फिर 2 से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा 2 से, कितना आ जाएगा 7.5, तो 7.5 मतलब 7.5, डी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है, सीता को ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ बेटी के इकलौता बेटा हूँ, तो सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन बताना है, तो इस किस प्रकार से संबंधित हो तो ये होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले तो बोलता है सीता को इशारा करते हुए निखिल कहता है, तो निखिल है यहाँ पे, निखिल कहता है मैं उसकी माँ के बेटे के इकलौता बेटा, तो निखिल जो बोलता है मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा, तो निखिल की माँ बेटे पूछा, तो निखिल जो है उसके माँ के, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। उस पहले वाला उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा, तो निखिल उसके माँ के बेटा, तो बेटा का इकलौता बेटा है, ठीक है, तो उसका बेटा हो गया, बेटा का इकलौता बेटा, तो फिर ऊपर जाएगा इसका माँ, यहाँ पे होगा ना, उसकी माँ का बेटा, बेटा का इकलौता बेटा, यही बोला बोला, देखो यहाँ उसकी माँ है, उसकी माँ का बेटा, बेटा हो गया, अब बेटा का फिर इकलौता बेटा, तो निखिल, ठीक है। अब पूछा गया है तो सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, सीता निखिल से, निखिल यहाँ पे है, और सीता से पूछा तो सीता कहाँ पे हो जाएगा, तो उसका बेटा, तो यहाँ पे हमारा सीता है, सीता से निखिल कौन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा निखिल, उसका बुआ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले पूछा मैं उसकी माँ के बेटे, तो देखिए मैं निखिल उसका माँ, तो मान लो उसका माँ तो अभी पता नहीं है, उसका माँ तो मान लो इसको ऊपर एक जनरेशन ऊपर जाएगा,
उसका माँ हो जाएगा यहाँ पे, तो उसकी माँ का बेटा, तो इसका माँ का बेटा है बेटा, और फिर इसका बेटा का बेटा निखिल हो गया। अब बोलता है उसके बेटे का इकलौता है, तो बोलता है निखिल सीता से कहता है, सीता यहाँ है, तो सीता से रिलेशन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बुआ। ठीक है, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितना भी हो बिहार स्टेट से सारा पीओ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए पीओ के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।